नमस्कार दोस्तों। जमानत, बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल, अंतरिम जमानत, जमानत। व्यू नाउ केस में तमाम डायरेक्टरों के खारिज कर दिए गए। अब मसला ये है कि ये खारिज किए गए कोर्ट के द्वारा, ईडी ने पूरा उसका विरोध किया, कानून में उसका प्रावधान नहीं है, या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये खारिज करा दी गई। तो जी हां, 3,717 करोड़ की डिजिटल ठगी, क्लाउड के नाम पर काला कारोबार। आप देख रहे हैं इस वक्त फोर्स इज सुप्रीम लॉ की कानूनी दृष्टि, कानून की तीसरी आंख, एक ऐसा शो जहां हम सिर्फ खबरें नहीं, खबरों के पीछों का सच भी लाते हैं, जहां सिर्फ कोर्ट के फैसले नहीं, फैसलों के पीछे का सच और कानून की नब्ज पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और फिर आपके बीच लाते हैं। आज की कहानी है डिंपल खरू की, एक मल्टी करोड़ घोटाले की और डिजिटल दुनिया की, डिजिटल इंडिया की सबसे बड़े फैंसी धोखाधड़ी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिंपल खरू पत्नी सुखविंदर सिंह खरू, जिनकी जमानत अर्जी अभी हाल ही में जालंधर के पीएमएलए कोर्ट के द्वारा ठुकरा दी। और उस जमानत को ठुकराने के पीछे जो तर्क दिए गए हैं, जो वजहें बताई गई हैं, वो आपको चौंकाने जा रही हैं। देखिए, ये अगर एक सिंपल बिल का रिजेक्शन होता तो मुझे ये वीडियो लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें जिन बातों को उठाया गया है, जिन बातों का खुलासा किया गया है, वह आपको भी चौंकाने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं और समझते हैं कि मामला क्या है। 3,717 करोड़ की ठगी का मामला इस बेल पिटीशन के माध्यम से, इस बेल ऑर्डर में लाया गया सामने। माई क्लाउड नाम की स्कीम का हवाला दिया गया। सुनने में यह माई क्लाउड स्कीम एक टेक्नोलॉजी का अगला कदम दिखती है, लेकिन असल में यह साबित हुआ सेल लीज बैक फ्रॉड मॉडल। इन्वेस्टर्स को कहा गया, एक टीवी क्लाउड खरीदो और हम आपको 10 साल तक हर महीने फिक्स्ड किराया देंगे। लेकिन जब ईडी की रेड पड़ी तो मिला क्या, निकला क्या? वहां निकला सिर्फ 1.9 टीबी डेटा इन यूज, सिर्फ 1.9 टीबी डेटा। बाकी सर्वर बिजली से के तार से कनेक्ट भी नहीं थे, जुड़े हुए भी नहीं थे। ग्राहक नाम की चीज, अरे भाई, एक ग्राहक दिखा देते, एक सिंगल ग्राहक नहीं है। बातें बड़ी बड़ी, लोग कह रहे थे डोमिनो पिज्जा है, उत्तर प्रदेश सरकार है, हिमाचल सरकार है, बुल्गारिया सरकार है, कहीं कुछ नहीं निकला भाई मेरे, एक ग्राहक नहीं निकला। रेंटल स्कीम जो बताई गई कि ये ग्राहक हमें पैसा देते हैं, उस पैसे से खर्चा काट के हम इन्वेस्टर्स को देते हैं, तो कोई भी रेंटल स्कीम असली नहीं निकली। देखिए, ये बात मैंने शुरू में अपने वीडियो में कहा था कि मैंने बैलेंस शीट देखा है, बैलेंस शीट में इनकम फ्रॉम सेल्स नहीं है,
चाहे वह इस व्यू नाउ कंपनी का है, चाहे वह लिस्टेड व्यू नाउ कंपनी है, वहां भी कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। तो साहब रेंटल इनकम भी असली नहीं निकली। हाँ, निकला क्या कि नए इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है, उसका बड़ा भाग कंपनी के डायरेक्टर्स निकाल रहे हैं, कभी सोने के फॉर्म में, गोल्ड ब्रिक्स के फॉर्म में, कभी बैंक से ट्रांसफर हो रहा है डिंपल खरोड़ मैडम के अकाउंट में। मैंने तो पिछले वीडियो में 38 करोड़ की बात करी थी, लेकिन यहाँ तो ईडी तो 41 करोड़ के लेयर्ड डाइवर्जन ऑफ फंड्स की बात कर रही है। और कभी 50 करोड़ की गाड़ियां खरीदने, 26 लग्जरी गाड़ियां खरीदने के नाम पर पैसे की हेरा फेरी, ट्रांसफर इन्वेस्टर फंड से टू पर्सनल फंड चल रहा है। तो साहब नई इन्वेस्टमेंट से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जा रहा था। अब ये बात ठीक है कि इसमें से आप लोग कई कहते हैं देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लोर, फाइन, बट ईडी यही तो कह रही है कि जिस दिन ये मॉडल भ्रष्ट होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईडी का ये एप्रीहेंशन था, मतलब, और उस एप्रीहेंशन के आधार पे उसने रेड डाला तो सबूत सामने आ गया। तो जो लोग कह रहे हैं एप्रीहेंशन के आधार पे पकड़ा नहीं, सबूत भी लाई ईडी, मतलब पैसा घूम रहा था, लॉन्ड्रिंग हो रही थी, मनी सर्कुलेशन हो रहा था, और उसके बदले जो सर्विस प्रॉमिस की गई थी वह जीरो थी। यहां समस्या है। अब ये तो समस्या हो गई, मूल समस्या। अब इस पूरे प्रकरण में डिंपल खरोड़ मैडम का क्या रोल था, उसको ईडी ने क्यों उठाया? अगर यह सारी गतिविधियों में सिर्फ उनके पति सुखविंदर सिंह खरोड़, दूसरे डायरेक्टर्स नितिन श्रीवास्तव, आरिफ निषाद आदि लोग शामिल थे, तो सिर्फ इस बात पे कि डिंपल खरोड़ उनकी पत्नी है, आप उनको तो गिरफ्तार कर नहीं सकते। परिवार में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो सजा का हकदार या गिरफ्तार होने का हकदार तो वो व्यक्ति होगा। मर्डर करने के नाम पे आप उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबको तो नहीं उठा लाओ। तो इसलिए अब हम आते हैं स्पेसिफिक मसले डिंपल खरोड़ कि उनकी इस पूरे श्रृंखला में, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे केस में क्या भूमिका थी। तो ईडी ने उनको मुख्य किरदार की भूमिका में रखा है और उसके लिए सबूत भी जुटाए हैं। वो कहती है, ईडी कहती है कि देखिए वो सिर्फ सुखविंदर खरोड़ की पत्नी नहीं है, बल्कि वो इन कंपनियों की शेयर होल्डर और डायरेक्टर भी हैं। 40.85, मैंने तो कल शायद 30 पॉइंट या 34 पॉइंट कहा था, लेकिन अब ईडी कह रही है कि 40.85 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गए। 85 लाख रुपए फ्रूट चाट इंटरटेनमेंट को भेजे गए जहां वो डायरेक्टर थी, और 42 लाख रुपए अवनी इंफ्रा, आईटी इंफ्रा वेंचर को भेजे गए। वही कहानी, यानी न पैसा सिर्फ लिया गया इन्वेस्टर से, बल्कि लेयर करके ट्रैक को भी मिटाने का प्रयास हुआ और ट्रैक मिटाया गया। ये केस बिल्कुल टेक्स्ट बुक में, लॉ के टेक्स्ट बुक में, अपराध की दुनिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक टेक्स्ट बुक केस हो सकता है वह केस है। और यहीं पे आकर पीएमएलए एक्टिवेट कर दिया ईडी ने, यह एक्टिवेट हो गया। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से एक सवाल पूछा था और कहा था कि साहब यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब तक तो नहीं बना है, चार्जशीट के प्रथम दृष्टया 12-15 पेज के अध्ययन तक ईडी के द्वारा नहीं बनाया जा सका है। अब तक ये एक बड़ा फ्रॉड का मामला लग सकता है, लेकिन क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा, यह सवाल मैंने अनुत्तरित छोड़ दिया था। ईडी ने उसका यहाँ पर आंसर देने का प्रयास किया है और बड़े सॉलिड लॉजिकल तरीके से उसको प्रूव किया है। खैर, क्रिमिनल यूडिस्पेंस की ये पहली शर्त होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी उस शर्तों पर खड़ा उतरती हुई दिख रही है
और टेक्स्ट बुक मनी लॉन्ड्रिंग केस पीएमएलए का कानून यहां से एक्टिवेट हो जाता है। अब आती है जमानत की लड़ाई। कोर्ट में क्या हुआ, तो जो डिफेंस के काउंसिल थे जो डिम्पल खरूड़ की तरफ से पेश हुए, देखिए उन्होंने कैसी कैसी बातें की। कहा महिला होने के बावजूद रात में गैर कानूनी गिरफ्तारी कर ली गई, लेडी अफसर नहीं थी, जुडिक्शन नहीं था, कोर्ट के पास पावर नहीं थी। भाई ईडी ने धो डाला, गर्दा उड़ा दिया ईडी ने। कहा अपने फाइल किए हुए पिटीशन में ही अरेस्ट मेमो को देख लीजिए, उसके अनुसार आपने खुद फाइल किया है अरेस्ट मेमो, उसी को देख लीजिए, उसी को पढ़ के आइए। उसके अनुसार गिरफ्तारी 6:15 पे हुई और गूगल का डाटा पेश किया कि उस दिन सूरज 6:20 पे डूबा था। वैसे मैं यहां पे बता दूं, ईडी ने इसको डिफेंड किया, क्यों किया मुझे नहीं मालूम। जजमेंट है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कि पुलिस सनसेट के बाद भी महिला को गिरफ्तार कर सकती। खैर वहां तक बात ईडी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ईडी ने यह भी काउंटर किया कि देखिए उस अरेस्ट मेमो पे सुप्रिंटेंडेंट अनुपम मल्लिक, एक सीनियर महिला अफसर की साइन है, उनकी मौजूदगी में यह गिरफ्तारी हुई। मतलब आप अरेस्ट मेमो का अध्ययन भी नहीं करके कोर्ट में जा रहे। तीसरी बात, उन्होंने कहा जी 6:15 पे गिरफ्तारी हुई, सवेरे जो है यहां हमने इनको पेश कर दिया। तो 24 घंटे से बहुत पहले इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया और कोर्ट ने इसे भी वैध मान लिया। और फिर जब जुडिक्शन की बात आई कि इस कोर्ट को पावर नहीं है, तो जोनल ऑफिस चूंकि ईडी का जालंधर में है, तो यानी उससे भी जुडिक्शन बन जाता है और जुडिक्शन क्लियर होता है। अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद यह बारी थी जज साहब को अपना फैसला सुनाने की। तो जज साहब ने साफ साफ, देखिए क्या बातें कही, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर कल बेल एप्लीकेशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा, तो यह भारी पड़ने जा रहा है। कल को किसी और ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट 9 महीने 10 महीने लंबा अंतराल जेल में रहने के आधार पर छोड़ दे, वो अलग बात है। इस पिटीशन में एक सिंपल, जो पिछले दिनों मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ईडी पर लगातार हमलावर थी, जो 3, 4, 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने बेल के सिलसिले में ईडी से पूछा था, कहा था, सख्त आदेश दिया था, लताड़ा था, वह उठाई ही नहीं गई, उसका हवाला ही नहीं दिया गया। तकनीकी बातों पर कोर्ट का समय जाया किया गया और बिल रिजेक्ट करा दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यह रिजेक्ट हुआ नहीं है, यह रिजेक्ट कराया गया है। अब क्यों कराया गया, इस पे मैं बाद में आऊंगा। कि भाई आप कहेंगे कोई आदमी खुद से जेल में रहना चाहता है, हाँ कई बार रहना चाहता है। और यहां भी मुझे यही लग रहा है, इधर उनके जो समर्थक हैं बाजार में ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं हमेशा की तरह ईडी गलत थी, ईडी ने नाजायज किया है। अब वो परसेप्शन ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई जल्दी मत बचाओ, यहां से तो बिल रिजेक्ट होना ही था। और उन्होंने हाई कोर्ट से भी बिल रिजेक्ट होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट से बिल नहीं मिलेगा, जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से है। तो अगर ये जो परसेप्शन बिल्डर हैं कंपनी की तरफ से, जंगे आज़ादी में कूदे हुए वॉरियर योद्धा हैं, वो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आने वाले 7 से 8 महीने और आप जमानत पर इनके आने की उम्मीद मत कीजिए। खैर,
हम आते हैं जज साहब की बात पर। तो जज साहब ने कहा देखिए ये मूला, ये सब तकनीकी बहाने, आपने जो आपके ऊपर चार्ज लगा है, जो आरोप है, उसके बारे में तो एक लाइन भी कुछ नहीं कहा। अब भला कहने को हो तब ना कुछ कहें, कोई सफाई नहीं दी। ईडी का चार्ज है, आप फ्लाइट से भागने की कोशिश कर रहे थे, उसका कोई खंडन नहीं किया आपने। आप पहले दुबई और फिर नेपाल और आखिर में आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए, उसके बारे में तो आप पूरी तरह से चुप हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और देखिए इन महान निदेशकों को कि यह जो शक था उसको जज के दिमाग में भी इन्होंने शक को सबूत में कैसे तब्दील किया। जब मेन पिटीशन रिजेक्ट हुआ तो एक एप्लीकेशन लगा दी कि भैया बेटा स्विट्जरलैंड में पढ़ता है, इसलिए डिम्पल खरूर मैडम को जाने दीजिए अंतरिम जमानत पर। भैया आपने तो जो संदेह थी उसकी पुष्टि कर दी कि वर ए फ्लाइट रिस्क, आप जमानत लेते ही यहां से भाग जाएंगी, विदेश चली जाएंगी। तो क्या कहा जाए इस पर। खैर, इस मामले में आपकी जो भी सोच हो, जो भी विचार हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ बनने का हर संभव प्रयास मेरी तरफ से जारी रहेगा अंतिम सांस तक। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले विषय के साथ, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।